जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। तो लास्ट क्लास में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, याद है कि भूल गए? इसके अलावा मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझा दिया था, डाइपोल मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं ये समझा दिया था, और तो और इसके अलावा मैंने डाइपोल आइडियल डाइपोल के बारे में भी बता दिया था। याद है? फिर से बताऊं? अरे भूल गए क्या? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों पर चार्ज का अमाउंट सेम है, पोलैरिटी अलग है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। क्या बन गया? क्या बन गया? डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे करके, समझ गए? और इसके अलावा यहाँ बाहर जा रहा है और यहाँ पे अंदर एंटर कर रहा है। ये सब हम चर्चा कर चुके हैं, हाँ या ना? सही है ना? ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो फिर आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे 3 अलग अलग पॉइंट पे। डाइपोल के ही एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है ड्यू टू दिस डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे एक पॉइंट ले लेंगे, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे डाइपोल की वजह से। और एट एनी पॉइंट, मान लो जरूरी तो नहीं है हमेशा एक्सियल पे ही दे या हमेशा इक्वेटोरियल पॉइंट पे ही दे, कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में दे दिया, बोला ये रहा डाइपोल और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, रैंडमली कोई पॉइंट दे दिया, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे ये हमें आज की क्लास में कवर करना है। कोशिश करेंगे ये तीनों हो जाए, कोशिश करेंगे, वरना 2 तो पक्का हो ही जाएंगे। ठीक है भाई, करें शुरू। बोर्ड पे नजरें गड़ाए रखना, अगर मस्ती करोगे, एक दूसरे को छेड़ोगे, तंग करोगे, तो उसका तो लॉस होगा ही, तुम्हारा भी होगा, समझ गए ना? इसलिए यहाँ पर देखते रहना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। ये क्या है भाई? अगर डाइपोल, देखो डाई का मतलब 2, पोल का मतलब पोलैरिटी, अगर डाइपोल है तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो इसका तो एक छोटी सी लाइन लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। समझ में आ गया? डाइपोल फील्ड कैसे फाइंड करते हैं? डाइपोल फील्ड फाइंड करने के लिए टू फाइंड डाइपोल फील्ड हम लोग 2 चीजों का यूज करने वाले हैं। फर्स्ट, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं मालूम है? इलेक्ट्रिक फील्ड EF लिख दूं शॉर्ट में, समझ जाओगे ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका यूज करने वाले हैं। और सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करने वाले हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत? सवाल ये है कि सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किस पॉइंट पे कर रहे हो? तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल 3 पॉइंट पे फाइंड करेंगे। नंबर 1, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। Number 2, at any point on the equatorial plane of dipole। और तीसरा, at any point near the dipole। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हम सीख जाएंगे इन तीनों पॉइंट पे, तो उसके बाद हमारे हाथ एक रिजल्ट लगेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो तब तो हम उसको नोट करेंगे ही, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके ऊपर बहुत सारे असर्शन, रीजन, एमसीक्यू आ चुके हैं। अभी बता रहा हूं, बाद में फिर दोबारा बताऊंगा, ध्यान से सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, पता है या नहीं? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, याद रहेगा। ये चीजें नोटिस करने वाली हैं, एमसीक्यू में दे देता है और फिर कुछ भी लिख देता है। 4 ऑप्शन दे देगा, 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब, 1/r पावर 4। तो बच्चा टिक कर देता है इस पे, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में भी यही आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में भी यही आता है। तो बच्चा ध्यान देता नहीं है, क्वेश्चन में पूछता है डाइपोल का और बच्चा ये टिक करके आ जाता है, गलत हो जाता है। जबकि इसका आंसर क्या है? याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फॉल्स ऑफ बाय दिस, और अगर पॉइंट चार्ज हुआ तो बाय दिस। नहीं आ रहा समझ में? आ गया समझ में? ये पॉइंट मैं दोबारा तुम्हें याद दिलाऊंगा जब ये तीनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? हो गया ना? स्क्रीनशॉट ले लोगे? तो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। देखो भाई, ब्लू पेन से लिख दूं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे तुम्हारा यूटी है या टर्म 1 है, उसमें डेरिवेशन दे सकते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऐसे लिख देगा। या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। तो तुम्हें वही करके आना है जो मैं तुम्हें यहां समझा रहा हूं, ठीक है? देखो, मान लो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है? बड़ा बनाओ। और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इस पर चार्ज है माइनस क्यू। बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? मैंने तुम्हें कल बताया था लास्ट लेक्चर में कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें हमेशा क्या लेना है? 2a, 2 टाइम्स ऑफ a, क्योंकि उससे कैलकुलेशन में आसानी होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ये इसका सेंटर O मान लो, इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो। यहां पर समझ में आ रहा है? चार्ज मैंने थोड़े बड़े बना दिए हैं ताकि तुम्हें भी दिखाई दे और वीडियो में भी दिखाई दे, वरना दरअसल ये पॉइंट चार्ज है। कोई दिक्कत? चार्ज की वैल्यू, मैग्नीट्यूड सेम है, पोलैरिटी ऑपोजिट है। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं और इसको कर देते हैं माइनस। वैसे इस बात से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है कि माइनस कौन सा है प्लस कौन सा है। अच्छा, एक बात और, एक सेकेंड। डाइपोल मूवमेंट यानी P का फॉर्मूला याद है? लास्ट क्लास में बताया था, आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। याद है कि भूल गए? भाई ये वो चीजें हैं जो आज यूज होंगी, लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ये रिकॉल करवा रहा हूं, सही है? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। भाई ये चीज अगर भूल जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैंने दोबारा याद दिला दिया ताकि तुम यहां पर गड़बड़ ना करो। तो इसी के एक्सिस में आगे जाकर या इधर की तरफ जाकर मैं इसका एक्सिस बना लूं,
इसका एक्सिस बच्चों इसी लाइन में होगा ऐसे करके। ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, अरे काम चल जाएगा तुम्हारा। ये इसका एक्सियल लाइन है और टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। इसके एक्सिस पर एनी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लो। मैंने पॉइंट ले लिया बच्चों P, मैंने पॉइंट ले लिया P, यानी मुझे P पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। टॉपिक समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों। इसके सेंटर से मैं यहां का डिस्टेंस कुछ अज्यूम कर लूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सेंटर से डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया R। अब ये पॉइंट हो गया हमारा A O, इस पॉइंट को नाम दे दो B, ये डिस्टेंस हो गया R, बस ठीक है। फाइंड क्या करना है? तो दोनों की वजह से उस पॉइंट पे इकट्ठा एक ही बार में फाइंड कर लोगे? नहीं, तो एक एक करके करेंगे। तो मैंने बताया था 2 कॉन्सेप्ट लगाने हैं। तो हम इस पूरे डायपोल की वजह से P पॉइंट पे इकट्ठा एक बार में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते, तो हम एक एक करके फाइंड करेंगे। बच्चों मुझे ये बताओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अकेले इस पॉजिटिव चार्ज को देखो और कुछ मत देखो, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? आगे की तरफ होगा, हाँ या ना? यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इस दिशा में और मैं लिख देता हूं E प्लस क्यू, E और छोटा सा प्लस क्यू। कोई दिक्कत? अब बच्चों इस नेगेटिव चार्ज को देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा हर तरफ से, तो P पॉइंट पर भी अंदर की तरफ आ रहा होगा, यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा बच्चों? E माइनस क्यू। सही है गलत? समझ गए? तो यहां पर ये सारी चीजें अगर मैं उठाकर लिखूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बाकी डायग्राम मैंने पूरा समझा दिया है। ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस क्यू चार्जेस ऑफ डाइपोल, O to P इज इक्वल टू R, O से लेकर P तक का डिस्टेंस क्या है? R, और मैंने यहां पर क्या यूज करा बच्चों? E प्लस Q क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B, B पर जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस Q है, और E माइनस Q क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A। सही है? अब मुझे ये बताओ बच्चों, E प्लस Q की वैल्यू क्या होगी? E प्लस Q का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो भाई पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाय R स्क्वायर। याद है कि भूल गए? तो K की वैल्यू को K ही रहने देते हैं, Q को Q ही रहने देते हैं। अपॉन में डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है बताओ? ये पूरा R है। अगर मैं इसमें से A माइनस कर दूं, ये वाला माइनस कर दूं, तो R माइनस A आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? और उसका होल स्क्वायर ही करोगे। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? K की वैल्यू एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, E माइनस Q कितना होगा? वो भी एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो वही रहेगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो K। अब यहां पर माइनस Q लेंगे या सिर्फ Q लेंगे? मैंने कहा था चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स फाइंड करते टाइम। और अपॉन में क्या आ जाएगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो बच्चों R प्लस A, तो ये हो गया R प्लस A का होल स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब तुम बताओ बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें 2 चीजें यूज करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फाइंड हो गए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो तब लगाओगे ना जब बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, यहां तो 2 ही हैं, सीधा जोड़ दूं। तो यानी कि अब मुझे फाइंड करना है बच्चों E नेट, और E नेट का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ? E प्लस Q प्लस E माइनस Q। सही है गलत?
सही है गलत है? अरे इन दोनों को जोड़ेंगे ना, ये गलत है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि हम चार्ज का साइन कंसिडर नहीं करते, बट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो प्लस करोगे या माइनस? माइनस करेंगे। अब सवाल ये है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें? तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करेंगे। बच्चों ये चार्ज इस पॉइंट के पास है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि E प्लस क्यू ग्रेटर देन E माइनस क्यू है, क्योंकि माइनस वाला चार्ज P पॉइंट से दूर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, इसका स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या होगा? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? इसमें से ये इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि प्लस वाला माइनस वाले से बड़ा है, प्लस वाला इसलिए बड़ा है क्योंकि ये चार्ज इसके पास आ रहा है। कोई दिक्कत? अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट। E नेट इज इक्वल टू E प्लस क्यू की वैल्यू बोलो, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? के क्यू। ब्रैकेट में क्या बचा? 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। E नेट विल बी इक्वल टू के क्यू। बच्चों इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम लेते टाइम दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो r प्लस ए का होल स्क्वायर r माइनस ए का होल स्क्वायर लिखोगे, r प्लस ए होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और r माइनस ए होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए? इसके बाद चलते हैं आगे। E नेट इज इक्वल टू के क्यू। बच्चों तुम्हें a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है? r प्लस ए का होल स्क्वायर बोलो, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस ब्रैकेट लगा लेना r माइनस ए का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। और अपॉन में बच्चों ध्यान दो, ये दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है और दोनों का स्क्वायर है। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? r प्लस ए का भी स्क्वायर है इंटू r माइनस ए का भी स्क्वायर है। क्या मैं दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर लगा सकता हूँ? हाँ, क्योंकि वापस एक्सपैंड करोगे तो ये स्क्वायर दोनों के पास जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ r प्लस ए r माइनस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? सही है गलत? कितना हो गया? E नेट, अरे ये कैमरे में आ भी रहा है यहाँ तक? ये आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा के क्यू ब्रैकेट। देखो बच्चों, ऊपर है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2ra और डिनोमिनेटर में क्या होगा? जल्दी बोलो। एक बार प्लस में है दो क्वांटिटी, एक बार माइनस में है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और होल स्क्वायर है। समझ में आ गया? बच्चों चेक करो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो बचा क्या? तो जो बचा वो अब यहाँ पे लिख देंगे। जगह की थोड़ी कमी होने के कारण मैं यहाँ पर लाइन बना रहा हूँ, कृपया आप लोग गुजारा करें, ठीक है? तो E नेट हमारे पास कितना हो जाएगा? के क्यू इंटू 2ra प्लस 2ra कितना हो गया? 4ra अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यही है तुम्हारा असली फॉर्मूला जो तुम्हें आजीवन याद रखना है जब तक पढ़ाई करोगे और उसके बाद भी। एक्सियल, इसको ई नेट के अलावा ना आप ई एक्सियल भी लिख सकते हो। एक्सियल का मतलब होता है एक्सियल पॉइंट पे, मतलब सिर्फ इसकी वजह से इसको ई एक्सियल बोल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? कहो तो मैं यहाँ पर इसको एक्सपैंड करके 1/4πε0 पुट करूं, के की जगह 1/4πε0 लिख सकते हो ना। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q × 2a होता है। क्या यहाँ पे तुम्हें Q नजर आ रहा है ऊपर?
और यहां से 2 ले लो और एक ये रहा a, इस पूरे को मिला के मैं p लिख दूं तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k लिख दिया। इसमें से 2 निकाल दो तो 2a और q को मिला के क्या बन जाएगा p, r बचेगा और एक 2 बचेगा क्योंकि 4 था ना, और अपॉन में आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी बेहतर है कि मैं ये फॉर्मूला ना याद कर लूं, क्या पता मुझे डायपोल मोमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ हो या इतना डाटा दिया हो कि मैं ये साइड में निकाल सकता हूं, तो ये फॉर्मूला ज्यादा बेहतर नहीं है? अरे बोलो ना। हाँ बच्चों, ये टॉपिक इसी वक्त यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन अगर मान लो लेट आर मच मच ग्रेटर देन ए हो गया तो ये केस है, मतलब मान लो ये P पॉइंट यहां से बहुत दूर चला गया तो R की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू A। तो हम क्या करेंगे, A स्क्वायर नेग्लेक्टेड, और किसी को भी नेग्लेक्ट कहां से करते हैं, डिनोमिनेटर से। तो करना जरा E एक्सियल कितना आ गया, जल्दी बोलो, K 2P, ये प्यार कौन बोल रहा है? अरे प्यार मोहब्बत की बातें अभी नहीं करनी भाई। यहाँ पे a स्क्वायर गायब हो जाएगा, r पावर 4 बचेगा, एक r से ये r कटेगा तो r क्यूब आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बचा, 2kp बाय r क्यूब। बच्चों क्या तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कुछ? क्या तुम्हें ये नजर आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो अब तुम लोग ये फॉर्मूला लगाओगे तब जब r मच ग्रेटर देन a होगा। ये 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। बोलो मेरे साथ, 2kp बाय r क्यूब। आवाज नहीं आ रही। 2kp बाय r क्यूब, 2kp बाय r क्यूब, जल्दी जल्दी बोलना है मेरी तरह। 2kp बाय r क्यूब, 2kp बाय r क्यूब, ऐसे बोलोगे याद हो जाएगा। फॉर्मूले ऐसे ही रटे जाते हैं, एक बार रट लोगे फिर बार बार ये तमाशा नहीं करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब r मच ग्रेटर देन a होगा। अगर ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल में तो फॉर्मूला ये लगेगा। और मैंने तुम्हें शुरू में एक बात बताई थी नोट डाल के, ये वाली एक्सियल में हमेशा डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? अच्छा एक और बात सुनो बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस? प्लस से माइनस। प्लस से माइनस, एक सेकंड, ये माइनस है प्लस है, सॉरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस, सही है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गया बच्चों, इधर की तरफ, क्योंकि ये बड़ा है। अरे E प्लस क्यू बड़ा है ना माइनस वाले से, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो E नेट कहाँ जा रहा है, इधर। डाइपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है, इधर। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में जा रही हूं और वो एक ही इक्वेशन में हो तो प्लस का ही साइन आएगा, यानी कि फॉर्मूला हो गया 2kp बाय r क्यूब, खत्म। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता E नेट और डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा होता तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना पड़ता, पर अभी यहाँ पे हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हमने डायरेक्शन भी फाइंड कर ली, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया, एक केस भी ले लिया, ये भी समझ में आ गया। इसको कॉपी में लिखकर अच्छे से याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे, यानी कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए डाइपोल। अगर तुम्हें पिछला टॉपिक समझ में आ गया है अच्छे से तो ये वाले में समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ध्यान से देखो, मान लो बच्चों यहाँ पे बनाता हूं, मान लो बच्चों ये है नेगेटिव चार्ज
और ये है पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना है 2a। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, a और a दिखाई दे रहा है, ब्लैक पेन से बनाऊं, समझ गए। तो अगर मान लो इस सेंटर से मैं एक लाइन बना दूं ऊपर तक, तो ये इसका एक इक्वेटोरियल प्लेन बन जाएगा, और इस इक्वेटोरियल प्लेन पर कोई भी एक पॉइंट ले लो रैंडम। तो मान लो मैंने पॉइंट ले लिया P, ये मेरा P पॉइंट है, और किसी ने मुझसे बोला इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डायपोल की वजह से। इसका चार्ज है -q, इसका चार्ज है +q, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इस सेंटर का नाम है O। कोई दिक्कत, समझ गए बच्चों। तुम्हें याद होगा पिछली बार भी P पॉइंट को हमने डायपोल के सेंटर से कितना डिस्टेंस लिया था, R। तो इस बार भी क्या लेंगे, R। समझ में आ गया। अब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है, क्या हम पूरे डायपोल की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा एक बार में फाइंड कर सकते हैं, नहीं। तो हम लोग बारी बारी सेपरेटली दोनों चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, हाँ या ना। तो हाँ ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले ये मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे छोड़ेगा, ऐसे बाहर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ जाएगा। तो P पॉइंट पे भी ऐसे जाएगा। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहां जाएगा बच्चों, ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत, इसको नाम दे दूं E+Q, कोई दिक्कत, E+Q हो जाएगा इसका नाम। अरे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर छोड़ेगा ना, लाइन टेढ़ी है क्या, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा यार, मैं कोई ड्राफ्ट थोड़ी कर रहा हूँ, चीजें समझ में आ गया। और बच्चों ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है, तो P पॉइंट पे अंदर की तरफ आएगा, तो कैसा आएगा, इधर की तरफ। इसका नाम हो गया E-Q। कोई दिक्कत, यहां तक सबको समझ में आ गया, नहीं आया बच्चों। मान लो यहां पर बन रहा है एंगल थीटा, तो यहां पर भी कितना बनेगा, थीटा। ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, ये बड़े मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए बनाए हैं। तो जो एंगल यहां बनेगा सेम यहां बनेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी a है, ये भी a है, सेम r डिस्टेंस है। बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा, क्या ये √r² + a² होगा, पाइथागोरस लगा के समझाओगे, समझ गए। तो ये वाला डिस्टेंस भी वही होगा, r² + a²। तो E-Q यहां लिख देता हूं, और ये डिस्टेंस हो जाएगा √r² + a²। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। अब मुझे फटाफट बता दो बच्चों, OP, O to P, R, OA = OB = A। अच्छा, AP = BP = √r² + a²। बच्चों cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। तो इस थीटा के लिए B हो जाएगा A, H हो जाएगा ये, क्या मैं लिख सकता हूं, A / √r² + a²। सबको समझ में आ रहा है बच्चों। E+Q की डायरेक्शन, E+Q क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और E-Q क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। बच्चों एक बात बताओ, जब चार्ज पर मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E+Q और E-Q का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, पक्की बात है। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि फिजिक्स में जब कोई टेढ़ा मेढ़ा फोर्स या वेक्टर काम करता है, तो हम उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। ये बेसिक फिजिक्स आती है कि नहीं। मान लो ये फोर्स इधर जा रहा है और यहाँ थीटा बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो मालूम होगा। तो अगर मैं E+Q को देखूं, तो इसके दो कंपोनेंट क्या बनेंगे, ऐसे बनेंगे। और बच्चों यहां पर भी वही थीटा बनेगा जो यहां बन रहा है, चेक करो, क्योंकि वही सेम लाइन जा रही है, सेम लाइन। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, सब जगह एंगल सेम ही रहेगा ना। तो यहां पर अगर थीटा बन रहा है, तो ये क्या हो गया, E+Q cos थीटा, और ये हो गया E+Q sin थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत,
सेम इसी तरह से ई माइनस क्यू नीचे जा रहा है, इसके दो कंपोनेंट क्या बनेंगे, एक तो इधर जाएगा और एक नीचे जाएगा। नीचे वाले का नाम होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा और इधर वाले का नाम होगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? साइन थीटा वाले से साइन थीटा वाला कटेगा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब मेरा फाइनल आंसर आ गया ये। कोई दिक्कत? कितने बच्चों को ये कहानी समझ में नहीं आई जो मैंने डायग्राम में बताई? कितने बच्चों को नहीं आया समझ में? जिसको नहीं आया फिर से देखो, ये रहा E प्लस क्यू। E प्लस क्यू के दो कंपोनेंट क्या बने, एक ये बना एक ये बना। थीटा यहां बन रहा है तो ये क्या हो गया, E प्लस क्यू कॉस थीटा और ये E माइनस क्यू कॉस थीटा। सही है गलत है? अब इसका काम खत्म। ओ सॉरी यहाँ पे साइन आएगा। सही है, अब इसका काम खत्म हो गया ना। ऐसे बच्चों E माइनस क्यू कहाँ जा रहा है, इधर, तो यहाँ भी थीटा बन रहा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या बना, E माइनस क्यू साइन थीटा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। इसने इसको काट दिया, इसका काम वैसे ही खत्म हो गया। टोटल फाइनल आंसर क्या आया? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में नहीं आई? अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इन दोनों को क्या करूंगा, ऐड। और बहुत सारे तो है नहीं कि किसी एक को हम पकड़ के इंटीग्रेट कर दें, दो ही हैं, दो ही पॉइंट चार्ज हैं, तो इन दोनों को सीधा सीधा क्या कर दोगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड करोगे। तो बच्चों मुझे ये बताओ E प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के तो के ही रहेगा, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू ही रहेगी अपॉन में डिस्टेंस। तो यहां से आ तक का डिस्टेंस ये रहा, इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही बचेगा। बोलो हाँ। E माइनस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सब कुछ सेम ही रहेगा, माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे और यहाँ प्लस ही रहेगा क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा। सही है। अब मैं यहाँ पर ये चीज लिख कर बताऊं या समझ गए, कॉपी में लिख लोगे कि द टू कंपोनेंट्स ऑफ ईच इलेक्ट्रिक फील्ड आर E sin थीटा एंड E cos थीटा। मतलब मेरी बात समझ गई है, लिख के बताऊं? फिगर में तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया ना। E प्लस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू E माइनस क्यू साइन थीटा। समझ गए ना? दे कैंसल आउट ईच अदर। जबकि E माइनस क्यू कॉस थीटा, एक सेकेंड, is equal to E min plus Q cos theta will add up each other, will add up। ये Q कैंसिल आउट हुए, इसका रीजन लिख लेना, इक्वल ऑपोजिट सेम लाइन ऑफ एक्शन। समझ गए? और ये क्यों ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। समझ में आ गया? अरे भाई यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि नहीं? अरे जगह बचाते हुए चलना है ना, इसीलिए ऐसे लिख रहा हूं। अब बताओ E नेट कितना हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, तो E नेट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E क्यू कॉस थीटा। तो E नेट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लो E क्यू की, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा भी पहले निकाल रखा है, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। अरे अंडर रूट को 1/2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चों तुम्हें ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, P इज इक्वल टू 2A इंटू क्यू होता है, हाँ या ना? तो जहां भी ये दिखेगा P लिख सकता हूं। तो न्यूमरेटर में देखो क्या दिख रहा है बच्चों, 2
ए और क्यू। तो फॉर्मूला क्या आ गया, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। कितने बच्चों को बात समझ में नहीं आई? बच्चों क्या यहाँ पे माइनस भी आएगा? जल्दी बोलो। क्यों? यह आ गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला। और यहाँ ई नेट लिखने से अच्छा है ई इक्वेटोरियल लिख दो। ई क्यू का मतलब है इक्वेटोरियल, इसकी वजह से। अब बच्चों मेरी बात सुनो, पी वेक्टर की डायरेक्शन है इधर, चेक करो, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा किधर जा रहा है, ई नेट इधर। क्या ऑपोजिट नहीं हो गए? तो जब ऑपोजिट है तो माइनस का साइन या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगाओ। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात क्लियर हो गई? ये इसका फाइनल फॉर्मूला है जो तुम्हें हमेशा याद रखना है। लेकिन लेट आर मच मच ग्रेटर देन ए, तो ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अगर आर ए से बहुत बड़ा हुआ तो जरा सोचो, ये पी पॉइंट बहुत ऊपर चला जाएगा, आर बहुत बड़ा हो जाएगा, ए बहुत छोटा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। तो ए स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दो डिनोमिनेटर से, ई इक्विवेलेंट कितना, ई इक्वेटोरियल कितना आ गया, के पी। अभी हम साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूँ, अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। सही है? इसके स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा और हमारे पास ई इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा, के पी बाय। इससे क्या समझ में आया दोस्तों कि ई डाइपोल का हमेशा 1/r³ होता है? बोलो हाँ। यानी यहां पर भी ये बात प्रूव हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। समझ में आ रहा है? तो सर ये जगह बच गई, इसमें आप क्या करोगे? एक जरूरी बात बताऊंगा, ध्यान से देखो बच्चों। मुझे बताना ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या था, 2kp/r³। और ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव ना देखें तो ये आया है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अगर मैं ई एक्सियल को डिवाइड कर दूं ई इक्वेटोरियल से, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एक्सियल 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो बड़ा कौन है, छोटा कौन है? समझे कि नहीं? अब लग रहा है बोर्ड भरा भरा। और अभी इसमें मैंने प्लस माइनस का साइन नहीं डाला है और मैंने फॉर्मूला वो वाला यूज करा है जब r ग्रेटर देन ए अज्यूम कर लिया जाता है। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कई बार ऐसा होता है कि सेम न्यूमेरिकल में एक्सियल वाला भी फाइंड करवा लेंगे, इक्वेटोरियल भी, और उसके बाद ये भी बोलेंगे कि प्रूव करो कि ई इक्वेटोरियल ई एक्सियल का हाफ होता है। तो ऐसे करना पड़ेगा, पूरा पहले सॉल्व करना पड़ेगा दोनों को, फिर रेशियो निकाल के दिखाना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया है एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। ये एक शॉर्ट डाइपोल है, ये एक असम्पशन है, ठीक है। और ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं लास्ट में क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करने को बोले एक्सियल पॉइंट पे या इक्वेटोरियल पे, किसी भी रैंडम पॉइंट पे बोल दिया तब क्या करोगे? समझ में आ रहा है? तो बच्चों जरा ध्यान से सुनना, इसको फटाफट खत्म करते हैं। जैसे मान लो एक डाइपोल है, जैसे एक छोटा सा डाइपोल मान लो यहाँ पे, इसका नाम है AB, और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो P वेक्टर है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये डाइपोल है, पक्का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव रहा होगा, तभी तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर जा रही है। कोई दिक्कत? और डाइपोल मूवमेंट कितना है, P पहले से दिया हुआ है, और ये इसका सेंटर रहा होगा। सही है गलत है? और इसने हमसे ये बोला है कि इस डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किस पॉइंट पे, इस K पॉइंट पे।
फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट के ड्यू टू दिस डाइपोल। बच्चों क्या ये इसके एक्सिस पे आ रहा है? क्या ये इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे आ रहा है? ये कहां पर है? रैंडमली कहीं पर भी बना दिया मैंने। समझ गए? समझ गए? अब इस यहां पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे? सुनो, हम इस वेक्टर को पहले तो क्या करेंगे, इस पॉइंट के को इसके सेंटर से जोड़ देंगे। इस पॉइंट के को, वाह क्या मस्त जोड़ा। एक सेकंड बच्चों, समझ तो गए ना? के पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो अज्यूम कर लो। और हम उस के पॉइंट को इसके सेंटर से जोड़ने वाले हैं और ये जुड़ गया। समझ गए ना? ये इसका सेंटर है O। हमने के पॉइंट को जोड़ दिया। के पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और मान लो यहां पर एंगल बन रहा है थीटा। इतनी बात समझ गए? तो याद रखना, मैंने तुम्हें बताया था कि फिजिक्स में कोई टेढ़ा मेढ़ा वेक्टर या फोर्स होता है, उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। तो अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो ये cos थीटा बन जाता है, ये f है तो f cos थीटा, और ये साइन बन जाता है। सही है? अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो k पॉइंट है ना, उसके हिसाब से ये लाइन ऑलरेडी टेढ़ी है और मैं इसको ऐसे करके देख रहा हूं, मेरे लिए ये हॉरिजॉन्टल है। मेरी बात समझे या नहीं? तुम लोग भी ऐसे ही करो। इमेजिन करो कि यहाँ पर ये डाइपोल जो है ना, ये सीधा नहीं है, एक्चुअली इसको थोड़ा टेढ़ा होके देखो तो तुम्हें ये लाइन सीधी नजर आएगी और ये टेढ़ा नजर आएगा। हाँ या ना? होगा या नहीं? तो इसीलिए इस डाइपोल को ही मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस डाइपोल को मैंने एक बना दिया A1 B1 और इस डाइपोल का दूसरा पार्ट बना दिया A2 B2। जब हम इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका काम खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से AB को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, A2 B2 A1 B1। कोई दिक्कत? और अब इस AB का काम खत्म हो गया। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, धीरे धीरे देखते जाओगे समझ में आएगा। बच्चों मुझे जल्दी बता दो, A1 B1 क्या है? व्हाट इज A1 B1? ये AB का ही एक कंपोनेंट है बट अलोंग ओके। ये O है। ओके ओके, यानी कि A1 B1 क्या है? कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट AB along ओके। ओके ओके, तो कहीं A1 B1 की वैल्यू AB cos थीटा तो नहीं है? सोच के देखो, क्योंकि इसका एंगल थीटा बन रहा है इसके साथ, तो कहीं ये A1 B1 AB cos थीटा तो नहीं है। और AB का डायपोल मोमेंट था P पहले से दिया था, तो ये कितना हो गया बच्चों? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ठीक इसी तरह से बच्चों A2 B2 क्या है? हाँ, मैं पूरा नहीं लिख रहा। A2 B2 भी AB का ही तो कंपोनेंट है, पर वहां पर साइन थीटा लग जाएगा, तो ये हो गया हमारा AB साइन थीटा, यानी P का साइन थीटा। यानी अब ये बात याद रखना, जो ये वाला कंपोनेंट है ये क्या है? P साइन थीटा है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या है? P cos थीटा है। और अब हमें P की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत? यहां तक कितने बच्चों को क्या क्या बात समझ में आ चुकी है? समझ गए? अब मेरी बात सुनो, हमने इसको दो कंपोनेंट में तो तोड़ लिया, हमें K पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मुद्दे की बात ये है, सही है? अब तुम मुझे ये बताओ बच्चों, क्या मैं K पॉइंट पर इन दो कंपोनेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार में इकट्ठा फाइंड कर पाऊंगा? नहीं, तो एक एक करके काम करेंगे। सही है? तो एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ A1 B1 को देखूं, एक बार में एक कंपोनेंट को ही तो पकड़ोगे, खाली A1 B1 को देखो, क्या इसके रेस्पेक्ट में K पॉइंट एक्सियल पॉइंट पे नहीं आ रहा? चेक करो, A1 B1 के एक्सिस पे ही तो आ रहा है K। मेरी बात समझ में आ गई?
और मान लेते हैं इसकी वजह से A1 B1 की वजह से K पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम है KL, या इसको E एक्सियल बोल देते हैं। कोई दिक्कत? क्या बोलूं? E एक्सियल बोलूं, E KL बोलूं, या फिर E A1 B1 बोलूं? एक ही बात है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये सारी चीजें जो बोल के बताई हैं लिख दूं या फिर समझ गए? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं E एक्सियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट K ड्यू टू ड्यू टू A1 B1। वेरी गुड। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो बच्चों क्या तुम्हें E एक्सियल का फॉर्मूला पता है या पूरा दोबारा डिराइव करके दिखाऊं? अरे आज ही की क्लास में बताया था 2kp/r³। याद है कि भूल गए? तो 2kp cos θ/r³। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है। सेंटर से तो डिस्टेंस हमेशा r ही लेते हैं ना, ये डिस्टेंस r ले लो। ये फॉर्मूला सही है गलत है? 2kp/r³, पर इसका p तो खुद ही p cos θ है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत? फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों ऐसे ही E इक्वेटोरियल क्या होगा? पहले दिमाग लगाओ, इसका काम तो खत्म हो गया ना। अब A2 B2 के रेस्पेक्ट में जरा देखो, A2 B2 के रेस्पेक्ट में ये K पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन पे आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? तो हम यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट पॉइंट K ड्यू टू A2 B2। सही है गलत है? तो E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? KP/r³। पर यहां पर P sin थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा KP sin θ/r³। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ, माइनस का साइन भी आएगा, पर अभी हम लोग मैग्नीट्यूड में, देखो मेरी बात सुनो, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस हम नहीं लगाएंगे। माइनस हम तब लगाते हैं जब कोई हमसे स्पेशली बोलता है कि भाई डायरेक्शन बताओ। मतलब देखो बच्चों, एक बच्चा कह रहा है कि सर E इक्वेटोरियल में माइनस का 2kp/r³ आता है, ये गलत है। अगर आपने वेक्टर का साइन लगा दिया तो ये सही है, तो माइनस आएगा। वेक्टर का मतलब है आप डायरेक्शन इंक्लूड कर रहे हो, और अगर मैं वेक्टर का साइन हटा दूं यहां से तो आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। ये रहा मैग्नीट्यूड, समझ गए ना? वेक्टर का मतलब है कि अब इस इक्वेशन में इस साइड एक ऐसी क्वांटिटी है जो उधर जा रही है, इस साइड एक ऐसी क्वांटिटी है तो इधर जा रही है, तो इसलिए माइनस लगेगा। समझ गए ना? अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आप यहां पर माइनस क्यों नहीं लगा रहे हो, ये बताओ। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि अभी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल वाला कहां जाएगा वो तो बाद में पता चलेगा ना, उसकी डायरेक्शन तो उसके हिसाब से निकाली जाएगी ना, इसलिए अभी मैं यहां पर माइनस का साइन नहीं लगा रहा हूं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, E एक्सियल की वैल्यू ये रही और यहां नजर भी आ रहा है। E इक्वेटोरियल की वैल्यू तो दिख रही है, इसमें कहां है? सुनो, याद करो जरा, जब डाइपोल ऐसा था तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा था? अरे इससे पहले जो डेरिवेशन करी है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, जबकि यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था। मतलब P वेक्टर इधर जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था। सही है गलत है? तो यहाँ पर भी देखो, इधर माइनस का चार्ज है, इधर प्लस का चार्ज है, एरो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। P अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर जाएगा? जाएगा या नहीं? तो ये क्या हो गया? E इक्वेटोरियल, और इस पॉइंट को नाम दे दो M। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यहां पर डायरेक्शन भी लिख सकते हो चाहो तो, अलोंग KL, और यहां पर लिख दो अलोंग KM, ताकि दिखे एग्जामिनर को कि हाँ बच्चा काम क्या कर रहा है फिगर में और डेरिवेशन में। यहां तक क्लियर हो गया? अब बच्चों मुझे इन दोनों का भी तो रिजल्टेंट फाइंड करना है, और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसको नाम दे दो n। ये हो गया तुम्हारा E नेट। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई?
कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई ना? तो जो ई नेट है दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा और एक बात, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल है तो 90 डिग्री बनेगा ना यहाँ पे और यहाँ पे, सही है? अगर दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हो तो पूरा फॉर्मूला F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा लगता है, पर अगर थीटा 90 हो तो ये इतना ही रह जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर दो फोर्स या दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में खाली इतना ही तो लगेगा। तो यहाँ पर ई नेट कितना हो जाएगा? अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। कोई दिक्कत? या पूरा 2E1 E2 cos थीटा लगेगा? चलेगा। वैल्यू पुट कर दो बस। अब ई एक्सियल की वैल्यू बोलो और स्क्वायर भी कर दूं। इसकी वैल्यू पुट करके बच्चों की तरह स्क्वायर करूंगा, डायरेक्ट स्क्वायर पुट कर दूं। तो ये हो गया 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r पावर 6 प्लस इक्वेटोरियल की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करो, k स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r पावर 6। कोई दिक्कत? दोनों में क्या कॉमन मिला? अंडर रूट, इसमें 2 बाहर आ गया, नहीं इन दोनों में कॉमन क्या है? k स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन r पावर 6। इधर क्या बचेगा? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस k स्क्वायर गया, p स्क्वायर गया, sin स्क्वायर थीटा। कितने बच्चों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक समझ में आ गया ना? यहां तक क्लियर है ना? इसके आगे देखो क्या करने जा रहा हूं। ई नेट, अब अगर मैं रूट से ही इसको बाहर निकाल दूं तो KP बाय R क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर और 6 है तो रूट से बाहर आ जाएगा तो KP बाय, और रूट के अंदर क्या बचेगा? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख रहा हूं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। मेरी बात कितने बच्चे समझ गए? अरे भाई 4 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो 3 इधर कर दिया, 1 इधर कर दिया, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? तो हमारे पास ई नेट का फॉर्मूला क्या आ गया? KP बाय R क्यूब और अंडर रूट के अंदर आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बच्चों इससे क्या रिजल्ट निकल के आया? ई नेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अभी भी R क्यूब है, पर तुम लोग मेरी बात का भरोसा ही नहीं करते। मैंने तुमको शुरू में ही कहा था यहाँ से MCQ वगैरह आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब क्या करोगे? बोलो, कहानी यहाँ तक की समझ में आ गई? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, देखते रहो। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, और वो जा कहाँ रहा है? ऐसे। तो ये लिखना पड़ेगा along KN। along KN से डायरेक्शन समझ में आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। वो तो फिगर में लिख दिया ना KN, वैसे डायरेक्शन का है। तो बच्चों मान लो यहां पर एंगल बन रहा है अल्फा और मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो तुमने कहा था कि सर यहां पर माइनस लगाओ, और मैंने कहा था कि यहां माइनस नहीं लगाऊंगा, फाइनल जो ई नेट आएगा उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो मुझे ये बताओ बच्चों, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई V। तो इस tan अल्फा को फाइंड करोगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो P हो जाएगा ये वाला, ये P हो जाएगा ना, यानी कि E इक्वेटोरियल, और अपॉन में B KL। KL क्या है? E एक्सियल। ये बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई? वैल्यू पुट करो tan अल्फा की। E इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या है? KP sin थीटा अपॉन R क्यूब। KP sin थीटा अपॉन R क्यूब दिखाई दे रहा है? और E एक्सियल की वैल्यू क्या है? 2KP cos थीटा बाय R क्यूब डिनोमिनेटर में।
तो 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। समझ में आया बच्चों? चेक करना आर क्यूब से आर क्यूब, kp से kp, सही है। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 sin अपॉन cos, 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan अल्फा कितना हो गया? हाफ ऑफ tan थीटा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो एंगल बनेगा उसका tan विल बी इक्वल टू इस थीटा जो गिवन एंगल था उसके tan का हाफ होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पहले ये बता दो, ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है कि जो यहाँ पर एंगल अल्फा बन रहा है उसका जो tan होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द tan ऑफ एंगल दिस थीटा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अभी इसमें मुझे कुछ और भी चीजें समझानी है। तो हमने एट एनी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया और हमने उसकी डायरेक्शन भी निकाल दी। कहानी फिनिश। लेकिन अब जरा ध्यान देना बच्चों, मैं इसमें कुछ स्पेशल केसेस ले रहा हूं। मैं इसमें कुछ केसेस ले रहा हूं। केस नंबर 1, बच्चों मान लो ये जो पॉइंट K है ये नीचे आते 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 यहां पर आ गया। मतलब ये जो एंगल थीटा है ना ये कम होते 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 0 डिग्री बन गया। मान लो थीटा हो गया 0 डिग्री। ये थीटा 0 डिग्री का मतलब समझ गए ना? ये जो पॉइंट K है ये धीरे धीरे नीचे आके इसके सामने नहीं आ जाएगा, हाँ या ना? तो अगर थीटा 0 डिग्री इस फॉर्मूले में डाल दूं तो ई नेट का फॉर्मूला चेक करना क्या आ जाएगा? kp बाय आर क्यूब, kp बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। ई नेट विल बी इक्वल टू व्हाट? बच्चों cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? sin 90 के इक्वल यानी 1। तो बचेगा 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 का अंडर रूट कितना होता है? तो 2kp बाय आर क्यूब। क्या ये एक्सियल वाले का फॉर्मूला नहीं आ गया? जो कि बिल्कुल सही है। अगर मान लो ये K पॉइंट नीचे आके इसके सामने आ जाएगा तो एक्सियल ही तो बन जाएगा इस P के लिए। और इस P के लिए अगर वो एक्सियल बन गया तो जरा सोच के देखो उसका फॉर्मूला यही तो होता है। नहीं समझे? तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। इसका मतलब मैं तुम्हें सही पढ़ा रहा हूं। समझ गए ना? तो इसके बाद एक केस और लेते हैं, केस नंबर 2। लेट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों होने को तो ये भी हो सकता है ये जो पॉइंट K है ये ऊपर आते 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 इसके सामने आ जाए, इसके सामने आ जाए, हाँ या ना? तब ये थीटा कितना हो जाएगा? ये थीटा ऐसे करके 90 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा 90 इसी फॉर्मूले में डालो, ई नेट इज इक्वल टू kp बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1 cos 90 0 into 3 0 प्लस 1 1 का अंडर रूट, यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या बचा? 1 यहाँ पर 1 बचा। 1 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो ई नेट कितना आ जाएगा? kp बाय। तो बच्चों चेक करो ये फॉर्मूला इक्वेटोरियल का नहीं है। तो अगर ये K पॉइंट यहाँ पर इसके सामने इक्वेटोरियल पे आ जाएगा तो इस P के लिए इक्वेटोरियल फॉर्मूला यही तो बनेगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? अब ये 3 डेरिवेशन घर जाकर कॉपी में लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना। सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। फॉर्मूला याद होगा तो न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे उस पर कितना टॉर्क लग रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे हटने के बाद। अब जोर से बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम।